हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब घर में हैं, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, तो पढ़ाई आराम से करते रहिए घर पे बैठ के। अच्छा, कल मैं देख रहा था, कल के लेक्चर में बहुत से लोग फरमाइश कर रहे थे कि सर कुछ कविता हो जाए, कुछ शेर हो जाए। अभिषेक सर बोल रहे थे और कई लड़के थे, जैसे अमित था और शिवम, बहुत सारे लड़कों ने बोला कि सर कुछ शेर हो जाए, कुछ कविताएं हो जाए। तो आज मैं आपको अपनी एक लिखी कविता सुनाता हूं। 2-3 मिनट की कविता है, ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए और फिर पढ़ाई करते रहिए। तैयार है ना कविता के लिए। ये कविता तब की है जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, बीटेक के टाइम में। तो ये जो कविता है, इसका नाम है, इसका शीर्षक है कैंपस प्लेसमेंट, जिससे आप सब जूझ ही रहे होंगे। आप सबको पता होगा कि जब आप कॉलेज में होंगे तो कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, कितनों का होता है, कितनों का नहीं होता, और जिनका होता है उनके साथ क्या होता है, जिनका नहीं होता उनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो बहुत प्यारी कविता है, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। बीटेक के बच्चों के ऊपर है, इंजीनियर्स के ऊपर है, स्पेशली फॉर यू ऑल, और ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए। शीर्षक है कैंपस प्लेसमेंट। कविता है कि माहौल खुशी से भरा हुआ था, माहौल खुशी से भरा हुआ था, दिल में मस्ती छाई थी। रिक्रूटमेंट करने को अपना कॉलेज में कंपनी आई थी। कॉलेज में कंपनी आती ना रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो माहौल खुशी से भरा हुआ था, दिल में मस्ती छाई थी, रिक्रूटमेंट करने को अपना कॉलेज में कंपनी आई थी। दिल में थी थोड़ी टेंशन, दिल में थी थोड़ी टेंशन और थोड़ी खुशी थी होठों पे। सोचा था अब तो कटेगी हर पल लाइफ अपनी नोटों पे। पढ़ने वालों को चिंता थी, चतुर रामलिंगम वाले, पढ़ने वालों को चिंता थी, कहते थे गोल्डन ऑफर्स हैं, पर हम सारे तो खुश थे ऐसे जैसे सबके सब टॉपर्स हैं। सोचा था जाकर इंटरव्यू में यूं ही सबको टहलाएंगे, सोचा था जाकर इंटरव्यू में यूं ही सबको टहलाएंगे, हो भले कमीने कितने भी पर इंजीनियर तो कहलाएंगे। एक दोस्त ने मेरे आकर बोला, एक दोस्त ने मेरे आकर बोला, भाई थोड़ी सी टेंशन है। एक दोस्त ने मेरे आकर बोला, भाई थोड़ी सी टेंशन है, 60 और 70 वालों को ही परमिशन है। बस चंद लम्हों की खुशी थी अपनी, बस चंद लम्हों की खुशी थी अपनी, उसको भी कोई जला गया और इंजीनियर बनने का सपना पहले ही कदम पर चला गया। बीते लम्हों की गुजरी यादें, बीते लम्हों की गुजरी यादें फिर मस्तिष्क में छाने लगी, और बीटेक की सारी अय्याशी बीवी की तरह सताने लगी। बीते लम्हों की गुजरी यादें फिर मस्तिष्क में छाने लगी, बीटेक की सारी अय्याशी बाबू की तरह सताने लगी। दोस्तों ने फिर से समझाया, दोस्तों ने फिर से समझाया, चल सोई नसीब जगाते हैं। दोस्तों ने फिर से समझाया, चल सोई नसीब जगाते हैं। अरे टेंशन साली इतनी है, चल 2-2 पैग लगाते हैं। 4 साल से लड़ते लड़ते, 4 साल से लड़ते लड़ते हम सब सारे ऊब गए, सारे इंजीनियर्स के सपने उस 50 ml में डूब गए। मैं की रंगत धीरे धीरे, मैं की रंगत धीरे धीरे दिलो दिमाग पे छाती है, रह रह कर बस बात एक ही जेहन में अपने आती है, कि पूरे बीटेक की लाइफ में, पूरे बीटेक की लाइफ में कोई तो कंपनी आएगी, पूरे बीटेक की लाइफ में कोई तो कंपनी आएगी, जो मशीन नहीं इंसानों को कैंपस से लेकर जाएगी, जो मशीन नहीं इंसानों को कैंपस से लेकर जाएगी। कविता अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर। ये मेरे उन दिनों की कविता है जब मैं बीटेक में था, तो मैंने अपने ही कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कविता लिखी थी, और ये कविता मेरे कॉलेज के मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा रिफ्रेशमेंट आपका सुबह सुबह का। अब आपकी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। अभिषेक सर थैंक यू, शिवम, अमित, सबको बहुत थैंक यू, सुनील, सबको थैंक यू। और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आप सब रेगुलर वीडियो के व्यूअर्स हैं, रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, थर्मोडायनेमिक्स, और आपने देखा था अभी हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के हमने कल 4 कॉन्सिक्वेंस पढ़े थे। आपको अगर याद होगा, मैं आपको हर लेक्चर में पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन देता हूं। सॉरी। तो हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ है उसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे?
पहला कि हीट ट्रांसफर एक पाथ का फंक्शन है। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। मैं आपसे लगातार कमेंट्स में भी, लाइव चैट में भी बोलता हूं कि आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। जब आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम में, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा एग्जाम के टाइम में कि नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप थर्मोडायनामिक्स का नोट्स बना लिया आपने, अब थर्मोडायनामिक्स का जो नोट्स होगा वो आपका इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको मिनिमम से मिनिमम पेजेस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लॉ अप्लाई करिए अपने रियल लाइफ में। आपको इतने मोटे नोट्स को छोटे से 7 से 8 या 9 पेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप पहली हेडलाइन डालिए बेसिक कंसेप्ट, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं नोट कर लीजिए, वैलिडेशन नोट कर लीजिए, ऐसे ही फर्स्ट लॉ, ऐसे ही जीरोथ लॉ, ऐसे ही सेकंड लॉ, ऐसे ही एंट्रोपी, ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए और सारे वैलिडेशन, फॉर्मूले के सामने वैलिडेशन नोट कर लीजिए। और जितने नोट आपने लिखे हैं, जितने भी नोट आपने लिखे हैं उसको भी उसमें नोट कर लीजिए। और आप देखिएगा जब एग्जाम में टाइम में आप रिवाइज करोगे ना तो भनाभन कंसेप्ट निकलेंगे दिमाग से, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा आपको ये सब चीजें करना। इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए और मन से पढ़ते रहिए और थर्मोडायनामिक्स से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, ठीक है। चलिए तो हमने कल क्या देखा था? 4 कॉन्सिक्वेंस। पहला है हीट ट्रांसफर एक पाथ का फंक्शन था। दूसरा क्या है? एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। दिमाग में कंफ्यूज मत होना, एनर्जी का मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट नहीं, हीट और वर्क नहीं, एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। और क्या देखा था हमने? आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम अगर है ना उससे हीट का ट्रांसफर होगा, ना वर्क का ट्रांसफर होगा, ना मास का ट्रांसफर होगा, तो अनंत काल तक उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ही नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब और क्या देखा था हमने? परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ऐसी मशीन जो बिना कुछ खाए लगातार काम करे, ऐसी मशीन बनाना दुनिया में संभव ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट यू डोंट हैव गट्स टू डेवलप अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड PMM1। आपकी हमारी औकात नहीं कि हम PMM1 बना लें। क्लियर है? चलिए एक आपको मैं छोटी सी चीज दिखा देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क और हीट में डिफरेंस बताइए, वर्क और हीट में डिफरेंस बताइए, क्या बताएंगे आप? 2-3 डिफरेंस बता दीजिए, बहुत है। पहला क्या है? ये भी पाथ का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पाथ का फंक्शन। और ये भी कैसा है? पाथ का फंक्शन। क्लियर है? ये भी पाथ का फंक्शन है, ये भी पाथ का फंक्शन है। वर्क कैसा फॉर्म है एनर्जी का? मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी का कैसा फॉर्म है? ऑर्गेनाइज। बिकॉज वर्क को होने के लिए यू नीड अ प्रॉपर डायरेक्शन, यू नीड अ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर डायरेक्शन। जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा वर्क नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है SSC JEE की, आपको पेपर देना है AE का, आपको पेपर देना है गेट का, और आप किताबें पढ़ रहे हो, कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, चाचा चौधरी की कहानी पढ़ रहे हो। आप पता लगा आप मेहनत खूब कर रहे हो, रात भर जग जग के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पता चला आप रात भर चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। आपने वर्क तो किया बट डायरेक्शन सही नहीं था, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वर्क करने के लिए यू नीड प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। हीट क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले लेक्चर में, चाय का कप है, हीट यहां वहां इधर उधर कहीं भी निकल सकती है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। हीट अनियमित है, बिखरी हुई है, कहीं भी निकल सकती है किसी भी डायरेक्शन में। तो हीट क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? चलिए जोश बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। अपने मोरल को, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए, ठीक है। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपका अच्छा होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, दिमाग को ओपन रखिए और जोश बनाए रखिए पढ़ने के लिए। क्लियर? और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, वर्क को एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। वर्क को मैं बोलता हूं हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। वर्क है एक हाई ग्रेड एनर्जी और हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं।
वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है। और एक डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा जब हम फर्स्ट लॉ में आएंगे, तब मैं आपको एक डिफरेंस और दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब वर्क को कंप्लीटली 100% आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क को 100% आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए वर्क है हाई ग्रेड एनर्जी। लेकिन हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ न कुछ अवशेष बच जाएगा, कुछ न कुछ रिजेक्शन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लो ग्रेड। लो ग्रेड का मतलब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ न कुछ बच जा रहा है, कुछ न कुछ रिजेक्ट हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको कौन सा ग्रेड दिया? लो ग्रेड। एक बच्चा एग्जाम में बैठता है जो पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर देता है, 100% मार्क ला देता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसका ग्रेड कैसा है? हाई, क्योंकि उसने पूरे क्वेश्चन को मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हाई ग्रेड। और हीट क्या है? लो ग्रेड। एक बच्चा ऐसा है 100 में से 20 नंबर पाता है, 80 नंबर बच जाते हैं, उसको आप कैसा ग्रेड दोगे? लो ग्रेड दोगे। तो हीट को कभी भी कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्क को कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? हीट में। अब आप पूछोगे सर एग्जांपल दो। एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वेट फॉर द 3 or 4 lectures. When we will start second law of thermodynamics, then definitely I will show you the beauty of this concept. क्लियर है? तो जब हम सेकंड लॉ देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्क कैसे कन्वर्ट होता है कंप्लीटली हीट में, और हीट कैसे नहीं कन्वर्ट होती कंप्लीटली वर्क में। तब तक धैर्य बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, इस डिफरेंस को आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। अब हमारा जो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सबसे पहला टॉपिक एंथैल्पी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप जानते होंगे एंथैल्पी। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बतानी है, थोड़ा समझाना है एंथैल्पी क्या होती है, फिर हम निकालेंगे जैसे हमने निकाला था ना वर्क में, हर प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर याद होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, वैसे ही हम निकालेंगे हर प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर। किस प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, आइसोथर्मल, सबके लिए हम हीट ट्रांसफर भी निकालेंगे। तो दोस्तों आप मेहनत से पढ़ाई करिए, हर चीज को ध्यान से समझिए, इसीलिए मैं थर्मोडायनामिक्स को बहुत स्लो में लेके चल रहा हूं। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता। भले ही आप सर्वज्ञाता हो, भले ही आप न्यूटन हो, लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, आप ताकि जीरो से उठते चले जाओ। ठीक है? तो ये चीजें हम बेसिक से देखेंगे बिल्कुल, और आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपका कोर्स खत्म करने की, आपको प्रॉपर्ली समझाने की। देखिए, मेन चीज कोर्स खत्म करना नहीं है, मेन चीज है आपके दिमाग में चीजों को डालना। ठीक है? तो वो चीज आप अच्छे से करिए। आप 2-4 दिन ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप समय दे रहे हो, तो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। ये एंथैल्पी आपने पहले ही सुना होगा, अपने बीटेक लेवल पे सुना होगा, एंथैल्पी नामक वर्ड तो सुना ही होगा बिल्कुल। इसको हम दिखाते हैं एच से। कैपिटल एच इज व्हाट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एंथैल्पी। इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एंथैल्पी। सुना है ना, या सुना है? ठीक है? तो चाहे सुना हो या सुना हो, धैर्य बनाओ और पढ़ते रहो। अब देखिए, एंथैल्पी जो चीज है ना, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन देता हूं कि एंथैल्पी है क्या, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया बने कि एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है? आइए, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है? ये मान लीजिए आप हैं, आपके पास मान लीजिए आपकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 50,000 रुपए है। 50,000 आपकी नेट वर्थ है, सब कुछ मिला के, जमीन जायदाद, खेत बाड़ी सब मिला के, पैसे, अकाउंट बैलेंस सब मिला के, फॉर एग्जांपल अज्यूम आपकी प्रॉपर्टी है 50,000। ठीक है? अब आपने क्या किया, इस 50,000 में से आपने 20,000 खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 20K। 20,000 आपने खर्च कर दिए, मतलब 20,000 रुपए का आपने काम कर लिया, वर्क कर लिया। 20,000 रुपए आपने किसी काम में खर्च कर दिए, बचा कितना? 30K। 30,000 बचा ना। ये जो 30,000 है, ये आपके जेब में है, आपके अकाउंट में है।
आपकी प्रॉपर्टी बची है 30,000 की, और ये जो बची है वो क्या करेगा, आपकी जेब की शोभा को बढ़ाएगा। मतलब ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, आपके इंटरनल अकाउंट में, आपके अकाउंट में अभी भी ये एनर्जी बची है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी विच यू कैन यूज लेटर ऑन। ठीक है, तो ये है आपकी इंटरनल एनर्जी जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। 50 में से 20 का काम कर लिया, 30 बची है जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, और 20 का आपने काम कर लिया। तो ये जो आपने 20 का काम किया और प्लस जो 30 बचा है, इन दोनों को मिला दो, दिस इज योर टोटल एंथैल्पी। दिस टोटल एनर्जी इज योर एंथैल्पी। सो 50,000 20 के जिससे आपने वर्क किया प्लस 30 के जो बची है, इन दोनों को जोड़ दो, दिस इज योर एंथैल्पी। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब समझिए एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान से समझिए। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, it is defined as सम मतलब योग, जोड़, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी 30,000 प्लस सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ, जो बताया हूं आपको एग्जैक्टली वही चीज है, बस हम इसको एक टेक्निकल रूप दे रहे हैं, टेक्निकल डेफिनेशन दे रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैं जो भी लाइन लिखता हूं ना बोर्ड पे, मैं लाइन को बोलते चलता हूं ताकि हो सकता है कभी आपको मार्कर विजुअल ना हो प्रॉपर, हो सकता है मार्कर जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है आपको प्रॉपर विजिबल ना हो, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, तो आप उसी हिसाब से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, so it is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume। pressure and volume को product मतलब P into V, P into V। ध्यान रखिएगा V वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। तो मैं एंथैल्पी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, H is equal to U plus P into V। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, सर ये PV क्या है? आपने सुना है ना क्लोज सिस्टम में PdV टाइप का कुछ, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क। क्या होता है, वर्क। तो ये वर्क हो गया 20,000 वाला, और ये जो U है 30,000 वाला, आपकी इंटरनल एनर्जी। इन दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट एंथैल्पी। क्लियर? चलिए अब मैं आपसे पूछूं एंथैल्पी के बारे में कुछ फीचर ऑफ एंथैल्पी, फीचर्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी के कुछ गुणों की बात करता हूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब ध्यान से समझो। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में 100 ग्राम गैस है, पिस्टन सिलेंडर है, दो पिस्टन है, दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है बड़ा। इस सिलेंडर में भी पिस्टन लगा है यहां पे भी, और इस सिलेंडर में भी पिस्टन लगा है यहां पे भी। क्लियर है? इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो मान लीजिए 100 ग्राम है। कितनी है? 100 ग्राम। इसके अंदर जो गैस है वो मान लीजिए 10 केजी है। ये बड़ा सिलेंडर है, ये छोटू सिलेंडर है, ये छोटू है, ये बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, जब यहां पे 100 ग्राम गैस है मतलब मास कम है, यहां पे 100 ग्राम गैस है मतलब मास बहुत ज्यादा है ना? इसके कंपैरिजन में इसका मास तो बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। जब ये गैस एक्सपैंड करेगी तो ये भी पिस्टन को पुश करेगी, ये भी पिस्टन को पुश करेगी। बताइए ज्यादा पुश कौन देगा? ज्यादा पुश कौन कर सकता है? जिसका मास ज्यादा है। जिसमें मास ज्यादा है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा तो वर्क ज्यादा मिलेगा। अब इसमें तो सिर्फ 100 ग्राम है, इतनी छोटी सी जान है, खुद तो चल नहीं पा रही, दूसरे को चलाने की कोशिश कर रही है ना? तो ये क्या करेगा? खुद तो संभाल नहीं पा रही, 100 ग्राम है, खुद के अंदर तो जान नहीं है, दूसरे को क्या संभालेगा? तो पिस्टन बोलेगा तुम मुझे क्या लात मारोगे, तुम तो खुद ही 100 ग्राम हो, तुम्हें मैं यूं निकाल के फेंक दूं, है ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर मास कम है तो एनर्जी कम है, मास ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है। अगर मास कम है तो प्रॉपर्टी एंथैल्पी कम है, अगर मास ज्यादा है तो एंथैल्पी ज्यादा है। अब ये 10 किलोग्राम गैस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और हर मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। इसका मतलब इसमें नेट इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना? और इसमें इंटरनल एनर्जी भी कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ही कम है। क्लियर? तो एंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जितनी चीजें बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए।
एंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। और बताइए, अगर मैं बोलूं यूनिट इसकी क्या बोलोगे? यूनिट होती है एंथैल्पी की, ध्यान से समझिएगा, किलो जूल या जूल भी लिख सकते हो, किलो जूल लिख सकते हो या जूल लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर ठीक है। अब मुझे बताइए स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है तो क्या करोगे? उसको मास से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, स्पेसिफिक लिखनी है तो कैपिटल एच नहीं लिखूंगा, स्मॉल एच लिखूंगा। स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई मास, कैपिटल एच बाई एम। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है मास से डिवाइड कर दो। स्पेसिफिक एंथैल्पी डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। जो भी आपको लिखना है मास से डिवाइड कर दो स्पेसिफिक में। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट निकालो, बोलोगे सर ना 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 इसकी यूनिट मैं निकालूंगा, आप मत निकालो। मैंने बोला ठीक है बेटा निकालो। आपने बोला सर इसकी किलो जूल या जूल और इसकी केजी, तो क्या गई? किलो जूल पर केजी। क्या गई? किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट क्या गई? किलो जूल पर केजी। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? क्योंकि अब ये मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हम पर यूनिट देख रहे हैं। पर यूनिट, इसमें 100 ग्राम गैस है, इसमें 10 केजी गैस है। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम इसमें भी ले लिया, 1 ग्राम इसमें भी ले लिया, अब मैं बोलूं 1 ग्राम यहां पे भी गैस है, 1 ग्राम गैस यहां पे भी है, पर यूनिट 1 ग्राम यहां 1 ग्राम यहां, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? आप बोलोगे बराबर होगी, क्योंकि इसमें भी 1 ग्राम है, इसमें भी 1 ग्राम है। पर यूनिट की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। चलिए, और वैसे भी मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए, ये एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या आ गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए, तो इसको समझिए और प्रॉपर नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम आगे के कंसेप्ट को देख सकें। चलिए, आप बस प्रॉपरली नोट्स बनाते जाइए, बेहतरीन, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यूजफुल होगा। और आप देखो सारे लेक्चर्स हमारे बेहतरीन आ रहे हैं। आप चाहे नीरज सर का लेक्चर देख लो सिविल इंजीनियरिंग में, मजा आ रहा होगा आपको, है ना। और अभिषेक सर का लेक्चर देख लो, अभिषेक सर के लेक्चर में तो आपको खूब मजा आ रहा होगा। अभिषेक सर तो वैसे भी दिल फेक आशिक है ना। संतोष सर का लेक्चर देख लो मैथ में, ही इज द मैजिशियन ऑफ मैथ। तो आपको मजा आएगा सबके लेक्चर में, टेंशन ना लीजिए। और जल्दी ही आपका हिंदी इंग्लिश सब शुरुआत हो जाएगा, बस आप पढ़ाई करते रहो प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो हमको जो अगला टॉपिक कवर करना है, हमको क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर निकालना है अलग अलग प्रोसेस में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड सिस्टम। जब तक मैं बोर्ड पे ओपन सिस्टम ना लिखूं तब तक आप ये जान लीजिए कि हर वो चीज जो पढ़ी जा रही है वो सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ी जा रही है। जब तक मैं बोर्ड पे ओपन सिस्टम सेपरेटली मेंशन्ड ना करूं तब तक आप ये मानो कि जो भी चीज चल रही है वो सब क्लोज सिस्टम की चल रही है। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस में, क्लोज्ड सिस्टम में। अलग अलग प्रोसेस का मतलब जैसे हमने वर्क ट्रांसफर निकाला था तो कौन कौन से प्रोसेस निकाले थे? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक। वैसे ही हम हीट ट्रांसफर निकालेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक। और इसमें जो लास्ट के 3 है ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी होंगी, ठीक है। तो बस पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। क्लियर? और चलिए हेडलाइन डालते हैं, हीट ट्रांसफर in various closed system processes. Heat transfer in various closed system processes. Heat transfer in
वेरियस क्लोज्ड सिस्टम, वेरियस क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेसेस, अलग अलग क्लोज सिस्टम के प्रोसेस में हमको हीट ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। अब ये क्लोज्ड सिस्टम का मतलब आपने एक और नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपसे क्लोज सिस्टम लिख के आ जाए या नॉन फ्लो लिख के आ जाए, नॉन फ्लो सिस्टम, बात एक ही है। चाहे क्लोज सिस्टम लिख के आ जाए या नॉन फ्लो सिस्टम लिख के आ जाए, बात एक ही है। तो अलग अलग क्लोज सिस्टम में अलग अलग प्रोसेस में हमको हीट ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। मैंने कल आपको बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 95% क्वेश्चन किससे उड़ा दोगे? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। 95% क्वेश्चन इसी से उड़ जाएंगे। अब देखते रहिए, हर जगह वही क्वेश्चन लगेगी। ठीक है, चलिए पहला प्रोसेस, राधे राधे बोल के शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमको हीट ट्रांसफर निकालना है क्लोज्ड सिस्टम में। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। नाम याद रखिए, आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक। ठीक है, दो नाम और हैं। तो इसमें हमको हीट ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। अभी तक आपको इतना पता है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सिर्फ आप ये जानते हो कि सर इस प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या किया, लिखा अकॉर्डिंग टू, अब इतना मेहनत से हमने पढ़ा है तो कुछ तो यूटिलाइज करें इसको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। पढ़ा है? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। किसके लिए है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? चलिए तो हमने क्या किया, dq हीट ट्रांसफर निकालना है, dq इज इक्वल टू du, ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dv क्या हो जाएगा? 0। इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो हमने क्या किया, इसी dv को उठा के यहां पे रख दिया, तो क्या बना? 0। du प्लस p इंटू 0 क्या बन गया? 0। इसका मतलब हीट ट्रांसफर सफिक्स में v, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली। पहले लिख लो नोट, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले लिखो नोट। नोट में क्या लिखोगे? देखो, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन, अब ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था सीपी और सीवी में कौन ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जब हीट सप्लाई करोगे ना भैया, तो वर्क तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पिस्टन तो मूव कर ही नहीं रहा, पिस्टन तो एकदम जकड़ा हुआ है स्टॉपर से। कांस्टेंट वॉल्यूम किया ना, पिस्टन को रोक दिया, चिपका दिया पिस्टन को, पिस्टन मूव कर ही नहीं पा रहा है। अब हीट सप्लाई करोगे तो वर्क तो होगा नहीं, वर्क होगा नहीं, तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब आपको मैं बांध के रख दिया घर में, कुर्सी से बांध दिया, फेविकोल से चिपका दिया, आपको पैसा दे रहा हूं, आपके जेब में सिर्फ पैसा बढ़ता जा रहा है। यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर इंटरनल एनर्जी बिकॉज यू कैन नॉट डू एनी वर्क। कोई वर्क तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा? सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली बिकॉज देयर इज नो वर्क डन। अब अगर हीट सप्लाई करोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट निकालोगे इंटरनल एनर्जी घटेगी। ठीक है, चलिए तो दूसरा देख लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग योर एग्जाम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन आएगा? हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लगाओगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए दूसरा दूसरा प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम में देख लिया। अभी मैं आपको इसकी एक ब्यूटीफुल चीज दिखाता हूं, घबराइए मत। बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं आपको, बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं भाई आपको, टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर निकालना है क्लोज्ड सिस्टम में। हर जगह हम हीट और वर्क ट्रांसफर निकालेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही क्या है? हीट से वर्क, हीट से वर्क, है ना। चलिए तो यहां पे क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए अब आपने बोला कि सर आपने मुझे बोला था कि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ dq इक्वल टू du प्लस pdv से उड़ा दूंगा, या dq इक्वल टू du प्लस dw से उड़ा दूंगा। मैंने कहा हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं? आपने बोला सर लगा के दिखाओ, हमने कहा ठीक है आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv किसके लिए एप्लीकेबल है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आप बोलोगे बार बार सर रिवर्सिबल क्यों ले रहे हो? मैं रिवर्सिबल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रिवर्सिबल एक आइडियल होता है। आइडियल के लिए निकालोगे तो सबके लिए आप उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए हीट ट्रांसफर निकालना है, dq निकालना है किसमें? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, इज इक्वल टू du। अब ध्यान से समझिए, इस pdv को मैं कैसे लिख रहा हूं? प्रेशर यहां पे क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएशन के अंदर भी ले जाऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं dpv। अब ध्यान, इस टर्म को ध्यान से समझिए। प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है, मैंने प्रेशर को डिफरेंशिएशन के अंदर ले लिया, d के अंदर ले लिया pv। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तब भी क्या आएगा? अगर आप इसको ब्रेक करोगे तब भी क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू dv प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू dp, है ना। तो ये कट जाएगा, p कांस्टेंट, dp क्या हो जाएगा? 0। तब भी क्या बच जाएगा? pdv, वही चीज बचा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने किस लिए किया? मैंने जुगाड़ लगाया। क्या किया? यहां भी d है, यहां भी d है, तो मैंने क्या किया? d ऑफ u प्लस pv, d ऑफ u प्लस pv। डिफरेंशिएशन करना, देखना यही टर्म आएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे d एज इट इज, आपको पता है u प्लस पीवी क्या होता है? एंथैल्पी। u प्लस पीवी क्या होता है? एंथैल्पी। इसका मतलब मैंने क्या देखा? हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये पता है? क्या है ये पता है? दिस इज योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग योर एग्जाम। नोट लिखिए, नोट क्या लिखोगे? हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। हीट ट्रांसफर जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? चेंज इन एंथैल्पी। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं आपको बताया था सीपी में कौन ज्यादा होता है, तो मैंने क्या दिखाया था? कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता, इसलिए हीट कम सप्लाई करनी पड़ती है। कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन भी हो रहा है, पिस्टन मूव भी कर रहा है, और साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी मतलब यू भी बढ़ रही है, प्रेशर वर्क भी हो रहा है, मतलब पीवी भी मिल रहा है। यू प्लस पीवी क्या हो गया? एंथैल्पी। इसलिए जब आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाई करते हो, सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझिए चीजों को और नोट करते जाइए। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ा आईसी इंजन से लिंक करता हूं। आईसी इंजन पढ़ा होगा आपने, इंटरनल कंबशन इंजन, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आपके आईसी इंजन की क्लास भी मैं शुरू करूंगा थर्मोडायनामिक्स के बाद, ठीक है। सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर्ली शुरू होगी, पूरा थर्मल का सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, एचएमटी, पावर प्लांट, टोम, ये सब मैं आपका लेक्चर प्रॉपर लूंगा, और इसी जोश में और इसी बेसिक्स के साथ, ठीक है। अब समझिए,
एक मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या देखा हमने? हीट सप्लाइड इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट सप्लाइड इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये देखा। अब आपको ले चलता हूं आईसी इंजन में, ले चलता हूं इंटरनल कंबशन इंजन में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पापा है और बाकी सारे बच्चे हैं। आईसी इंजन, पावर प्लांट, एचएमटी, ये सब बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आईसी इंजन में। एक चीज आपने सुनी होगी, डुअल साइकिल। एक चीज आपने सुनी होगी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। मैं आपको डुअल साइकिल पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ एक बेसिक स्केच दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप भूल चुके होंगे। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक स्केच दिखा रहा हूं। आप जब डुअल साइकिल पढ़ोगे तो आप डुअल साइकिल कुछ इस तरह से पढ़ोगे। ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस मान लीजिए 5, ठीक है। या ऐसे मान लो 3 मान लो, 3 डैश मान लो और 4 मान लो, जैसे जैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल कैसे होगी? क्लॉकवाइज, क्योंकि इंजन है तो इंजन की साइकिल कैसे होगी? क्लॉकवाइज, पावर प्रोड्यूसिंग। अब आप देखिए, ये 1 से 2 क्या है? कंप्रेशन। मैं आपको अभी इतना डिटेल नहीं बता रहा हूं, जब मैं आईसी इंजन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। 1 से 2 क्या है? प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, क्या है? कंप्रेशन, कंप्रेशन। 2 से 3 क्या हो रहा है? 2 से 3 है हीट एडिशन। हीट एडिशन किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट एडिशन किस पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 2 से 3 क्या है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 3 से 3 डैश क्या है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर करता हूं। आईसी इंजन इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, जब पढ़ोगे तो उछल जाओगे, इतना मजा आएगा। डुअल साइकिल जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम सेमी डीजल साइकिल भी बोलते हैं, डुअल साइकिल। इसका नाम डुअल क्यों है पता है? इसका नाम डुअल क्यों है? डुअल मतलब दो का मतलब हीट एडिशन 2 बार होता है। हीट एडिशन 2 बार होता है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। हीट एडिशन एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे 2 to 3, एक बार 3 to 3 डैश कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आपसे कोई बोले सरकार एक बात बताओ, बोलो हाँ गुरुजी पूछो। कोई पूछे कि 2 से 3 भी हीट एडिशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट। 2 बार हीट एडिशन कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एक बात मुझे बताओ, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट किस प्रोसेस में ऐड कर सकते हैं? यहां पे या यहां पे? ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एडिशन किस पे कर सकते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे? गुरुजी की तरफ देखो, थोड़ा मुस्कुराओ, बोलो गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते जा रहा हूं, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। गुरुजी कहेंगे आंसर बताओ, बोलोगे 2 आंसर है। पहला है फालतू आंसर टेक्निकल और दूसरा है प्रैक्टिकल। पहला है थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। पहला आंसर थ्योरेटिकल दिखाता हूं। कोई पूछे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे? आप बोलो सर कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। कोई पूछे कारण, बोलो कारण सिंपल है, सीपी ज्यादा होता है सीवी से। कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट एडिशन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और इसमें इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों मिलता है। तो कोई बोले ये कारण मुझे समझ नहीं आया, ये तो थ्योरेटिकल है। अब प्रैक्टिकल बताओ, बोले प्रैक्टिकल बताओ। बोले सर सुनो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट ऐड करूंगा, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट ऐड करूंगा, आपको पता है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये सब कैसी साइकिल है? कैसी साइकिल है? आइडियल साइकिल। कैसी साइकिल है? आइडियल साइकिल। इसमें हम जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं? उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कैसा? आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि एक बात बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम में ज्यादा करें या कांस्टेंट प्रेशर पे? बोलोगे सर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में ज्यादा हीट एडिशन करोगे तो गेलुसाक ने कहा है, मैंने नहीं, गेलुसाक ने कहा है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप हीट एडिशन करते जाओगे, हीट एडिशन करते जाओगे, हीट एडिशन करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब इतना ज्यादा सिलेंडर के अंदर प्रेशर हो जाएगा कि सिलेंडर बूम करके फट जाएगा। क्या होगा? सिलेंडर बूम करके फट जाएगा, सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा, झेल नहीं पाएगा। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन करोगे ना भैया, तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा? बूम, फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसीलिए डुअल साइकिल में एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है, ये क्या है 3, ये क्या है 2, तो जिसका नाम होता है P3/P2। ये रेशियो आपको इंपॉर्टेंट मेंटेन करना है। प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, P3/P2 का एक रेशियो होना चाहिए फिक्स, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा जब आप डुअल पढ़ोगे। और इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया, P3 बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्या हो जाएगा? एक्सप्लोड। इसीलिए इस रेशियो को क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा मतलब एक्सप्लोजन रेशियो, एक्सप्लोजन रेशियो। समझ आया? तो डुअल साइकिल में 2 बार हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे। ज्यादा कहां करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सॉरी, ज्यादा कहां करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। कम कहां करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, सिलेंडर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये कारण है, इससे मैंने आपको रिलेट किया किससे? आईसी इंजन से। ठीक है, अगर समझ आए तो कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो अभी भी तो पूछिएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट किसके? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफर निकालना और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ट्रांसफर निकालना, किसमें? क्लोज्ड सिस्टम में। एक मैं आपको और दिखाता हूं छोटा सा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइए, थर्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन निकालना है। आपको पता है इसमें क्या होगा? टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। कंसीडर एन आइडियल गैस। कंसीडर एन आइडियल गैस। जब भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालते हैं या हीट निकालते हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हमेशा हम आइडियल गैस मानते हैं। अब ये आइडियल गैस क्यों मानते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ोगे। आइसोथर्मल, अभी तक देखिए हमने कांस्टेंट प्रेशर में निकाला, कांस्टेंट वॉल्यूम में निकाला, हमने आइडियल गैस नहीं माना, लेकिन यहां आइडियल गैस मान रहे हैं। तो क्यों मान रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। तब तक अपने दिमाग में थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और मजे लीजिए सब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस के लिए हम क्या जानते हैं? आइडियल गैस के लिए क्या जानते हैं? देखिए, एक चीज देखिए, मैं आपको पहले 2-3 बेसिक चीजें बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इन सब का डेरिवेशन आएगा जब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के रिलेशन, तो इन सब का डेरिवेशन उसमें आएगा। हमने पहला क्या पढ़ा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेशन आएगा जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन। अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, आपको पता भी होगा DQV कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई, ये क्या होता है? MCV/dt। क्या होता है? MCV/dt। इसको फिलहाल आप याद रख लीजिए, मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा लास्ट में। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई क्या होता है? MCP/dt। क्या होता है? MCP/dt। एंड फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी, U
is a function of temperature only. U is a function of temperature only. U is a function of temperature only. किसी भी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये किसने कहा है? कौन सा लॉ है ये बताइए, अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। ये तीनों डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन की जरूरत यहां नहीं है इसलिए मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूं। तो डेरिवेशन की जरूरत अभी यहां नहीं है इसलिए मैं आपको यहां नहीं करा रहा हूं। डी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dQV mCV dt, dQP mCP dt और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसका लॉ है? जूल का लॉ। तो इसको अभी सिर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने लिख दिया कंसीडर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या है? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब समझिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। आप pdv भी लिख सकते हो, dw भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। dQ इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। अब हमने क्या किया ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, किसी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और आइसोथर्मल में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो यहां ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर U कांस्टेंट हो गया तो du क्या हो जाएगा? du क्या हो जाएगा? जीरो। अगर U कांस्टेंट तो du इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब इस du को उठा के यहां पे पुट करो, क्या आ जाएगा? देखो आ जाएगा हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू, यहां पे जीरो आ गया, क्या बचा? dw। हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन। पहले लिखो नोट, फिर आपको दिखाता हूं आपने कितनी शॉकिंग चीज निकाली है। नोट, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। पहले आप नोट बना लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या है ये। हीट ट्रांसफर आइसोथर्मल प्रोसेस में करोगे किसके बराबर होगा? वर्क डन के, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कितनी ब्यूटीफुल चीज हमने यहां से निकाली है। अब समझिए, अभी तक आपने सुना होगा कि कभी भी पूरी हीट को पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आपने सुना होगा कि कभी भी हम कुछ भी कर लें, पूरी की पूरी हीट को पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं? पूरी की पूरी हीट पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। पूरा का पूरा dQ बराबर dW, किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब जब आप ऐसा बोलोगे तो लोगों की हवा निकल जाएगी, लोगों की हवा निकल जाएगी अगर ऐसा बोलोगे कि सर मैंने तो पूरी हीट ट्रांसफर कर दी पूरे वर्क में। आप तो कह रहे थे कि पूरी हीट पूरे वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो करके दिखा दी। आई सी द ब्यूटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पूरी की पूरी हीट आप पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर क्या वो झूठ था जो पढ़े थे कि हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती कंप्लीटली? नहीं, झूठ नहीं था, सच था। बस समझिए, कंसेप्ट पकड़िए, बस आप कंसेप्ट पकड़िए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सी द माइंड ब्लोइंग ब्यूटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। लोग कहते हैं कि पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा है कि मैं करके दिखा सकता हूं, मैं लोगों को झूठा साबित कर दूंगा। तो क्या लोग झूठ साबित हो गए? क्या थर्मोडायनेमिक्स गलत है? नहीं, आपके समझ का फर्क है। यह कहा गया है कि पूरी की पूरी हीट पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती इन अ साइकिल, इन अ साइकिल, not in a process, not in a process. You cannot convert complete heat into complete work in a cycle, but yes you can convert complete heat into complete work in a process. पूरे प्रोसेस में आप कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वर्क अपॉन हीट 1/1 बराबर है ना दोनों, 100%।
प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, लेकिन साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। कभी आप इंटरव्यू में गए, आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि थर्मोडायनेमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स। इंटरव्यूअर ने पूछा एक बात बताओ कि दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? क्या बोलोगे? नहीं। नहीं ये बोलोगे? नहीं। बोला हाँ हो सकती है। आपने सुना है ना कि दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती? बोला सर हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूं 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है, बट प्रोसेस में, साइकिल में नहीं। प्रोसेस की एफिशिएंसी 100 नहीं 200 300 400% भी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा जब आप देखेंगे ब्यूटीफुल कंसेप्ट अबाउट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मैं आपको दिखाऊंगा कि 300% एफिशिएंसी भी पॉसिबल है, बट ओनली इन प्रोसेस, नॉट इन साइकिल। So see the mind-blowing difference between cycle and process. Remember it very carefully. This is very important and critical concept which you are going to study. Clear? Efficiency 100% हो सकती है प्रोसेस में। किसमें? प्रोसेस में। साइकिल में कभी नहीं हो सकती, साइकिल में कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? इस बात को समझिए। तो यहां पर लिखिए नोट, बहुत प्यारा सा, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। बाकी दो प्रोसेस कल देखेंगे, और कल हम ये भी देखेंगे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का डेरिवेशन भी। ठीक है? एक छोटा सा नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट, सॉरी, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is possible to convert complete heat, अब ध्यान से समझिए इस नोट को, complete heat in complete work, complete heat in complete work in a, अंडरलाइन करना, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन आप नहीं, बोला सर ने गलत पढ़ाया, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। इन अ प्रोसेस, in a process and not in cycle. साइकिल में आप कभी भी कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट यस इन प्रोसेस यू कैन डू दिस मैजिक। प्रोसेस में आप ये मैजिक कर सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर एफिशिएंसी में पूछ लो कितनी आएगी, बोलोगे सर एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन हीट। क्या जाएगा? dw by dq, dw by dq दोनों बराबर है, क्या गया? 100%। आप शॉक्ड हो गए, आप उछल गए कि सर 100% एफिशिएंसी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। किसमें? प्रोसेस में। नहीं मिल सकती कभी। किसमें? साइकिल में। साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? आप काम कर सकते हो बिना खाना खाए, बिना खाना खाए, बिना एनर्जी लिए आप काम कर सकते हो, बिना कुछ भी खाए, पूरे दिन बिना पानी पिए आप काम कर सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन मान लो, इतना ही कर सकते हो ना। तो बिना खाना खाए, बिना कुछ इनपुट लिए आप आउटपुट दे रहे हो, आपकी एफिशिएंसी इनफाइनाइट है। बट किसमें? प्रोसेस में। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए जिंदगी भर कर लोगे? जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती थ्रू आउट द साइकिल, जिंदगी भर कॉन्टिन्यूअस एफिशिएंसी आपकी कभी 100% नहीं हो सकती। टुकड़ों में हो सकती है, प्रोसेस में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए हो सकती है। तो ध्यान रखना, आइंदा आज के बाद से अगर आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन आए कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो बोलना हो सकती है। किसकी? प्रोसेस की, लेकिन साइकिल में नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, एक चीज और, इसका वैलिडेशन लिखिए, इसका वैलिडेशन, इट इज वैलिड फॉर दिस इक्वेशन, इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस, एन आइडियल gas undergoing, an ideal gas undergoing, an ideal gas undergoing an isothermal process. This is valid for an ideal gas undergoing an isothermal process. ये जो इक्वेशन आपने निकाली है dq इक्वल टू dw, किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो आई थिंक आपने प्रॉपर कंसेप्ट पकड़ लिए होंगे और आपने देख लिया होगा कि कितना डिफरेंस है प्रोसेस और साइकिल में, कितना डिफरेंस है प्रोसेस और साइकिल में।
सो ये है हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर. आई होप सो. ठीक है, तो जैसा भी होगा अगर समझना है तो कमेंट करिएगा. हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए यार. सारी फैकल्टीज बहुत मेहनत कर रही हैं. ठीक है, और बने रहिए हमारे होमवर्क के चैनल के साथ, देखते रहिए. थैंक यू सो मच.